अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। डिफ्यूजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो डिफ्यूजन गैसेस के अंदर थी। आज हम जो डिफ्यूजन पढ़ेंगे ये डिफ्यूजन लिक्विड्स के अंदर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डिफ्यूजन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। इट इज़ मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू फॉर्म ए होमोजेनस मिक्सचर। यानी मालिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं। गैसेस में भी ऐसा ही था। गैसेस में मालिक्यूल्स अपनी रैंडम मोशन की वजह से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, और लिक्विड में भी ऐसा ही है। डिफरेंस ये है कि गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन का रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। और लिक्विड्स के अंदर जो डिफ्यूजन का रेट है वो गैसेस के मुकाबले में कम होता है, क्योंकि लिक्विड के मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो हम इसको इस एनिमेशन में देख सकते हैं। इसमें एक ड्रॉप ऑफ इंक को ऐड किया गया है वाटर के अंदर, तो वो इंक आहिस्ता आहिस्ता पूरे ग्लास के अंदर होमोजेनस मिक्सचर बना देती है। इस एनिमेशन में भी हम ये देख सकते हैं। तो ये डिफ्यूजन है। नेक्स्ट हम इसके फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन को या रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इंटरमालिक्यूलर फोर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद साइज ऑफ मालिक्यूल को पढ़ेंगे, फिर शेप ऑफ मालिक्यूल और फिर टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को देखते हैं कि ये डिफ्यूजन को किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। तो दो तरह के मालिक्यूल्स होते हैं, जिन या तो इनमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो सकती है जैसा कि वाटर, या इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक हो सकती है जैसा कि अल्कोहल। तो वाटर में एक सिंगल लाइन से शो किया गया है दो मालिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमालिक्यूलर फोर्स को, जो कि स्ट्रांग इंटरमालिक्यूलर फोर्स को शो कर रही है। और अल्कोहल के केस में डॉटेड लाइन से शो किया गया है जो कि वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्स को शो करती है। तो आपके ख्याल में कहाँ से डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगी और कहाँ से डिफ्यूजन कम होगी? तो जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जब वीक होगी तो डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होगा, और अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होंगी तो डिफ्यूजन का रेट कम होगा। इसकी वजह यह है कि अगर इंटरमालिक्यूलर जब अगर वीक हों तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से मूवमेंट का रेट ज़्यादा होता है, उनमें मूवमेंट ज़्यादा होती है। और अगर इसके मुकाबले में हम किसी ऐसे मालिक्यूल को देखें जिनके दरमियान में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो उन्होंने एक दूसरे को मजबूती से खींचा होता है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से मूव नहीं कर पाते। तो जब वो तेज़ी से मूव नहीं कर पाते तो उनका डिफ्यूजन का रेट भी स्लो होता है। तो इसलिए अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हों तो डिफ्यूजन आहिस्ता होती है, और अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक हों तो डिफ्यूजन का रेट तेज़ होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर को पढ़ेंगे, साइज ऑफ मालिक्यूल को। साइज ऑफ मालिक्यूल डिफ्यूजन को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। दो तरह के मालिक्यूल्स होते हैं, या तो इनका साइज़ बड़ा होगा जैसा कि लेफ़्ट साइड में दिखाया गया है, या इनका साइज़ कम होगा जैसा कि राइट साइड पे दिखाया गया है। तो आपके ख्याल में कौन जल्दी तेज़ी से और कौन आहिस्ता मूव करेगा? तो ऐसे मालिक्यूल जिनका साइज़ बड़ा होता है वो आहिस्ता मूव करते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि बड़े मालिक्यूल को हरकत करने के लिए काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से जो बिग साइज़ मालिक्यूल होते हैं उनमें डिफ्यूजन का रेट स्लो होता है, क्योंकि उनकी मूव वो आहिस्ता मूव करते हैं, उनमें मूवमेंट आहिस्ता होती है। और इसके मुकाबले में अगर हम उन मालिक्यूल्स को देखें जिनका साइज़ छोटा होता है तो वो तेज़ी से मूव करते हैं, क्योंकि छोटे मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उसको मूव करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम चाहिए। तो छोटे मालिक्यूल की क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से उनमें डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होता है। तो ये साइज़ ऑफ मालिक्यूल है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर को हम देखेंगे, शेप ऑफ मालिक्यूल को। तो दो तरह के मालिक्यूल्स होते हैं, रेगुलर शेप मालिक्यूल या स्फेरिकल जैसा कि लेफ़्ट साइड पे दिखाया गया है, और इर्रेगुलर शेप मालिक्यूल जिनकी सरफेस जो है वो इर्रेगुलर होती है, स्मूथ नहीं होती या सर्कुलर नहीं होती। तो ये राइट साइड पे दिखाए गए हैं। तो कहाँ से डिफ्यूजन तेज़ होगी और कहाँ से डिफ्यूजन कम होगी? तो ऐसे मालिक्यूल जिनकी शेप रेगुलर होती है, या जो स्फेरिकल होते हैं, या जिनकी सरफेस स्मूथ होती है, वो तेज़ी से मूव करते हैं। और ऐसे मालिक्यूल
जिनकी सरफेस इरेगुलर होती है या जिनकी शेप इरेगुलर होती है वो आहिस्ता मूव करते हैं। इसकी वजह ये है कि ऐसे मालिक्यूल जो रेगुलर शेप के होते हैं, जो कि राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे दिखाए गए हैं, इस तरह के मालिक्यूल जब मूव करते हुए डिफ्यूजन के दौरान मूव करते हुए एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो एक दूसरे से स्लिप कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है और इनके डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होता है। इसके बरक्स राइट साइड पे अगर हम इरेगुलर शेप मालिक्यूल को देखें तो जब ये मूव करते हुए एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे को मूव करने में ये रुकावट पैदा करते हैं। तो इस तरह से इनमें मूवमेंट कम हो जाती है और मूवमेंट कम होने की वजह से इनमें डिफ्यूजन भी कम हो जाती है। तो शेप ऑफ मालिक्यूल किस तरह से डिफ्यूजन को इफ़ेक्ट करते हैं कि अगर मालिक्यूल का शेप रेगुलर होगी तो डिफ्यूजन तेज़ होगी, और अगर मालिक्यूल की शेप इरेगुलर होगी तो डिफ्यूजन आहिस्ता होगी। और लास्ट पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है डिफ्यूजन को? अगर टेम्परेचर हाई होगा तो डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर ले जाएंगे उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन जो है वो होगी। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जो मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी हाई होती है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ही कम डिफ्यूजन होगी। तो ये डिफ्यूजन थी और इसके फैक्टर्स थे। इसको अच्छी तरह से याद करें, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करें, इनके आंसर्स को नोटबुक्स पे लिखें और इन्हें भी अच्छी तरह से याद करें। शुक्रिया।